तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको सजा हो, इसलिए ये लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों ने ये भी कहा, कई बार यही कहा गया मेरे बारे में कि इसके पास तो कुछ और है ही नहीं, ये इशू लेके बैठा है अपनी पब्लिसिटी के लिए। बहुत से और भी एलिगेशन लगाए गए कि फीसों के लिए ये वो। और आपको मालूम है, मैंने उन लोगों को चैलेंज किया कि 1 रुपया भी किसी से लिया तो साबित करके दिखा दो। मैंने कहा मैं वकालत तक छोड़ दूंगा अगर ये आप साबित करोगे। उसके बावजूद भी बहुत कुछ कहा गया। आज जो मैं आप लोगों से, क्योंकि यही वो, चाहे हमारा ग्रुप, चाहे हमारी गिनती बहुत कम है, मगर यही लोग हैं जो जहां पे बैठे हैं, जो इस लड़ाई को लेके चल रहे हैं 31 सालों से। तो इसके लिए गिनती नहीं मैटर करती। वो लोग जो इस लड़ाई को लेके 31 साल से चल रहे हैं, वो लोग बैठे हैं आज फिर मेरा वो फैसला करने का, वो विचार करने का टाइम आ गया है। इस लड़ाई को हमने कहां तक लेके जाना है? एक विचार ये है कि जब तक सजा नहीं मिलती हम लड़ते रहेंगे, जो मैं हमेशा कहता हूं। मगर ये मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है, मेरा विचार चाहे यही है। मगर आज सब बैठे हैं, सब ये विचार करो कि क्या सिख फोरम जिस लड़ाई को लेके 1984 दिसंबर से चली, वो लड़ाई को हमने उसी जज्बे से लेके आगे चलना है जितनी देर पीड़ितों को सजा नहीं मिलती, और उसी तरह से लड़ाई लड़नी है जहां हमने कोई तरीका बदलना है, हमने कोई दूसरा करना है, कैसे करना है। मैं आज चाहूँगा कि आज वाली मीटिंग में ये हम फैसला करके हटें, क्योंकि कभी कभी मेरे जो विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं, जो ये सारे के सारे ग्रुप ये क्या चाहते हैं, इनकी तरफ से मुझे क्या आदेश है, मैंने क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी वृंदा जी से बात कर रहा था कि जब से ये सरकार आई है ना, ये जो लोग अकाली दल बीजेपी वाले आगे लग के पार्लियामेंट में उठाते थे ये इशू, टाइटल को पिछली बार 2009 में यूपीए की सरकार में क्लीन चिट मिली तो पार्लियामेंट उन्होंने हंगामा किया, पार्लियामेंट भी रोक दी, और सही रोकी क्योंकि गलत क्लीन चिट मिली थी। जब अब दिसंबर 2014 में दिसंबर में अब जे सीबीआई ने क्लीन चिट देके क्लोजर रिपोर्ट चुप चुपीते फाइल कर दी, पता भी नहीं किसी को लगने दिया, और उसके बाद पता भी लग गया तो ये बोले तक भी नहीं, पार्लियामेंट में इशू रेज भी नहीं हुआ। तो एक विचार हमारा ये था कि ये एक ऑल पार्टी ग्रुप हम बनाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो पहले पार्लियामेंट में इशू उठाने वाले, उभारने वाले, ये अब इसको उभारने में, उठाने में इंटरेस्टेड हैं। तो जो दूसरे लोग हमारा साथ देते रहे हैं, वृंदा जी ने हमेशा लीड लिया है, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा हमारे साथ रही है, और भी बहुत से लोग, ये शरद यादव जी की पार्टी हमारे साथ रही है, मुलायम सिंह जी ने हमेशा साथ दिया, लालू प्रसाद जी ने साथ दिया। अब इन लोगों को इकट्ठे करके चलने की बात है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने वाली बात है। अगर हम ये फैसला करते हैं कि हमने लड़ते रहना है जितनी देर इंसाफ नहीं मिलता, और ये लड़ाई इसी तरह जारी रखनी है, तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि हम ये ऑल पार्टी ग्रुप बनाएं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वृंदा जी को कि वो इस ग्रुप को लीड करें। मैंने जो इस इशू को हमेशा प्रायोरिटी दी है, इसलिए प्रायोरिटी दी है कि मैं खुद, मुझे किसी ने ड्यूटी नहीं लगाई थी, अगर मैंने खुद ये अपने ऊपर लिया है तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं इसको पूरी प्रायोरिटी देके
फर्स्ट अपनी प्रेफरेंसेस को देके इन केसेस को आगे बढ़ाऊं, आगे लेके जाऊं। मगर अब बहुत कुछ हो रहा है। शायद आपने अखबारों में पढ़ा ही हो कि अब गुरुद्वारा कमेटी और अकाली दल अपने दूसरे सेट ऑफ लॉयर्स को खड़ा कर रहे हैं, और जिन लॉयर्स को खड़ा कर रहे हैं, जहाँ तो कोई सीनियर एडवोकेट लाके करें, उस दर्जे का लाके करें जैसे, तो भी बात बनती है। जिनको लाके खड़ा कर रहे हैं वो भी वो एडवोकेट्स को कर रहे हैं जो कि मेरे साथ बल्कि मुझे असिस्ट करते रहे हैं अभी तक। एडवोकेट चाहे काबिल हैं, इसकी में बात नहीं, मगर बात यह लड़ाई किनके साथ हम लड़ रहे हैं, तो उसके लिए लेवल क्या चाहिए। ये जिस तरीके से अब कोशिशें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं इनको इस इशू को खुर्द पुर्द कर दिया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, इस तरह से किया जाए, वो कोशिशें अगर हमने लड़ना है तो हमें वो भी नाकाम करनी पड़ेगी। कातिलों के साथ तो लड़ना पड़ेगा, कातिल पार्टी के साथ भी लड़ना पड़ेगा, तो हमें लड़ना उनके भी साथ पड़ेगा जो हमारे दोस्त थे मगर आज वो कातिलों के साथ खड़े हैं। ये कुछ फैसले हमें करने होंगे। मेरा ख्याल है मेरे 10 मिनट पूरे हो गए। थैंक यू सो मच। और मैं बृंदा जी का तो खास करके, जहाँ पे जितने भी लोग हैं, राहुल बीदी जी जिन्होंने खुद त्रिलोकपुरी वाला सारा अपने ऊपर सहा देखा, और इन्होंने वो इतना हाईलाइट किया त्रिलोकपुरी का। अगर ये ना वहाँ पहुँचते तो शायद त्रिलोकपुरी की किलिंग कभी भी हमारी नॉलेज में आती नहीं। हरतोष बल जी लगातार इस 1984 के इशू पे लगातार ये लिखते रहे हैं। हरविंदर कौर जी ने बहुत रिसर्च की है। ये स्पीकर आपको सभी अपने विचार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि आज आप इस मसले पे कोई ना कोई फैसला करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शुक्रिया फुल्का साहब। फुल्का साहब ने कहा पार्टियां, तो पार्टियों का तो आजकल एक बड़ा सिंपल है। फुल्का साहब, पार्टियों का तो बड़ा सिंपल है ना कि तुमने किया था इसलिए हमने किया इसलिए तुम कर लेना। यही चल रहा है ना आजकल के, आप कब थे, आप कहाँ थे। एनी हाउ, क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है। फुल्का साहब ने बृंदा जी को कुछ असाइन किया है, सो इट्स इनअप्रोप्रिएट दैट आई कॉल हर। जो आप में से शायद नहीं जानते कुछ लोग, बृंदा जी मेरी कंटेम्परेरी हैं। फुल्का साहब थोड़े कम थे, बट वी वर इन आवर 30s व्हेन ऑल दिस हैपेंड। एंड शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते हो, बृंदा जी के पास चॉइस थी फिल्म की हीरोइन बनने की, बट शी टुक ए स्टैंड इन दोज डेज दैट शी हैज़ टू वर्क फॉर चेंज ऑफ दिस सिस्टम इन दिस कंट्री। हम सब उन दिनों में, हम इंडिपेंडेंट मार्क्सिस्ट थे। शी ज्वाइंड ए मार्क्सिस्ट पार्टी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट फ्रॉम दोज डेज। मैं 70s की बात कर रहा हूँ, नॉट 80s की। दैट आई एम सेइंग 70s, when she was a student, immediately after her student days, she joined service for some years. But after that, she joined active politics to change the system as through a revolutionary method, then through parliamentary method. And she has been continuing for that both outside and inside parliament. These are the commitments of those people who are honestly for the change of the system, for justice, not in politics, for certain immediate gains, maybe that of social power, economic power, or pure and simple political power. And with that, I request Brinda, please, to have you down. Where did you get such details? I'm your contemporary, don't mind. I was in Delhi University, student, taught everything. थैंक यू डॉक्टर नारंग। पता नहीं आपने मेरे अतीत की कौन कौन सी कहानियाँ ढूंढ के आज यहाँ रखा था। खैर, जनरल चड्डा जी और हमारे साथी जो अभी सब बोलने वाले हैं और प्रिय साथियों, मैं सिख फोरम को अपनी दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि न्याय के लिए जो संघर्ष है, 1984 की जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं,
1984 के बाद जो तमाम मुद्दे उठ खड़े हुए, जुडिशरी का रोल, पुलिस का रोल, पॉलिटिशियंस का रोल, स्टेट का रोल, वो तमाम सवालों को, संघर्ष को जोड़कर आपने लगातार न्याय की आवाज़ को उठाई। मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि हमने देखा अपने अनुभव से, जो भी मेरा सीमित अनुभव है, कि ऑफन द स्ट्रगल फॉर जस्टिस इज़ अ वेरी लोनली स्ट्रगल, और कभी कभी बहुत हताश भी होने के ऐसे पल आ जाते हैं उस संघर्ष में, और इंडिविजुअली भी उस संघर्षों का एक बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जब संगठित होकर 1984 में आपने सिख फोरम को खड़ा किया, और उसके बाद भी तमाम अप्स एंड डाउन्स के बीच में आप लगातार इस फोरम को ज़िंदा सिर्फ नहीं रखे, लेकिन आपने लोगों की मदद भी की, न्याय का संघर्ष भी लड़े, और एक मैसेज भी दिया पूरे समाज को कि हमारी संघर्ष केवल हेडलाइंस तक सीमित नहीं है, हम लगातार न्याय के लिए, दिलाने के लिए और लड़ने के लिए हम मौजूद हैं। तो मैं समझती हूँ हम लोग सब जो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं शामिल है, आपने हमें प्रेरणा दी है, और उसके लिए भी मैं आज यहाँ खड़ी होकर आपको बधाई देना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस संघर्ष में जैसे सिख कम्युनिटी कभी भी अकेले नहीं थे, दिल्ली में भी और देश के अन्य जगह में भी जो भी जनवाद पसंद लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, जो इंसानियत को समझते हैं, सब ने उस 1984 की जेनोसाइड के खिलाफ आवाज़ सिर्फ नहीं, लेकिन उस संघर्ष में अपने को जोड़कर, उस संघर्ष का एक हिस्सा अपने को मानकर आगे बढ़े हैं। तो ये जो आपके फोरम का स्पिरिट है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके फाउंडर्स, अभी वो बता रहे थे डॉक्टर महिपाल सिंह के अभी निधन के बाद भी उस स्पिरिट को आप लोग ज़िंदा रखेंगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरी पार्टी इस संघर्ष में शामिल है आपके साथ। अब वो रोल क्या हो सकता है, कौन सी समय पर क्या रोल कोई पॉलिटिकल पार्टी या मेरे जैसे व्यक्ति अदा कर सकते हैं, ये तो हमें एक सामूहिक समझ बनाकर ही तय करना पड़ेगा। एक बात है, मैंने जो देखा है कि इसके अलग अलग पहलू हैं। अभी फुल्का जी ने एक पहलू की पूरे कमांडर के रूप में संभाला है, और इनके लिए जितने इज्जत है वो कम है, क्योंकि जिस रूप में लगातार उन्होंने लीगल रूप का संघर्ष लड़े हैं, और न्याय दिलाने के लिए जो कोर्ट्स में जो बड़ा संघर्ष था, जो दबाव था, केवल लीगल नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप में भी एक बहुत ज़बरदस्त दबाव आता है, उसके लिए भी वो खड़े रहे हैं। पॉलिटिकली मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि 1984 में जब हम लोग सब उस काम में शामिल हो गए, जो रिलीफ के रूप में वो शब्द इस्तेमाल हमें अच्छा पसंद नहीं होता है, लेकिन जो भी है उस एकजुटता के रूप में जो हम लोगों ने उस समय काम किया, और उसके बाद जो हमारे संपर्क उन विक्टिम परिवारों के साथ हुआ, और हमने देखा जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी दिल में भी एक खौफ ज़रूर रही है, एक डर ज़रूर रहता है, और वो डर तब निकल सकता है जब ये तय होता है किसी समाज में, किसी सत्ता के द्वारा, कि जस्टिस, नोबडी इज़ अबव जस्टिस। लेकिन 1984 की जो पूरी प्रक्रिया रही है, विक्टिम फैमिलीज़ के साथ जो सबसे ज़बरदस्त धोखा दिया है, और इसलिए आज पीढ़ी दर पीढ़ी के दिल में वही एक सवाल है कि हमारी ज़िंदगी अधूरा है। जितने भी हम मदद करते हैं, लेकिन ज़िंदगी अधूरा है जब हमारे माँ, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे नाना, हमारे नानी, दादा या दादी या परिवार की किसी भी सदस्य की हत्या के हत्यारे आज भी घूम रहे हैं छाती पीट कर कि हम हैं और हम ही रहेंगे। तो निश्चित रूप पर उन परिवारों के ऊपर जो एक डीमोरलाइजेशन होता है,
वो केवल परिवार तक सीमित नहीं, it is a much wider social impact. And I think that is one of the most important aspects which political parties are not dealing with. And it happens, कुछ symbols होते हैं किसी भी community. आखिर ये बात सही है जो जनरल अरोड़ा ने कहा कि हम इंडियन हैं, हम लोग सब इंडियन हैं, और इंडियन होने के हमारे आइडेंटिटीज़ के साथ हम इंडियन हैं. तो हमारी जो आइडेंटिटीज़ है, कोई भी आइडेंटिटी हो, अगर उस पर उस आइडेंटिटी के रूप में सबसे बड़ा ज़बरदस्त हमला होता है, तो फिर जो हमारी साइकी पर, हमारी कम्युनिटी पर जो घाव बनता है, that has a much deeper impact on democracy and democratic aspirations in a society. तो आज हम कह सकते हैं सब कुछ नॉर्मल है या जो भी है किसी भी जगह पर. अब कभी कश्मीर की अगर हम बात सोचते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ अभी वैली में शांति है, तो वो जो बुनियादी बातें हैं कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियत की बचाने की जो लड़ाई है, उसको फिर हम पीछे छोड़ देते हैं, सोचते कि अभी तो सब नॉर्मल है, उसको भूल जाते हैं. अभी लोग सोचते हैं कि पंजाब अभी सब ठीक है, तो अभी हम ये सब छोड़ सकते हैं. तो जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस है किसी भी घटना की अगर हम देखें, तो हमारी जो सत्ता रही है हिंदुस्तान में, शुरू से उन्होंने हमेशा शॉर्टकट रास्ते ढूंढे हैं, और शॉर्टकट रास्ते हर चीज़ को इस रूप में देखे हैं कि भाई अभी शांति हो गया, अब नॉर्मलाइजेशन हो गया, आगे बढ़ो. आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो लोगों की घाव, लोगों की पीड़ा, लोगों की खून, लोगों की दुख, लोगों की दर्द, लोगों की शोषण के आधारित है. तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेटिक थिंकिंग के ऊपर, ये केवल एक केस या 3000 लोगों की केस का सवाल नहीं है, ये तो है ही ये सवाल. लेकिन उसके साथ साथ जो पूरे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस और यानी कि हम एक डिग्निटी के साथ जिए, और वो तब हो सकता है जब ये आघात हुआ है, जो एक ज़बरदस्त हमला हुआ है एक पूरे कम्युनिटी के रूप में, उसको हम डील करें, उसको नज़रअंदाज करके हम नहीं सोचते कि हम आगे बढ़ सकते. मैंने देखा, अभी मैं उड़ीसा में गई थी, कंधमाल का आप लोगों ने सुना है, वहाँ क्रिश्चियंस के साथ वहाँ 100 लोगों की ऑफिशियली बोलते हैं कि उन दंगों में 100 लोग मारे गए, लेकिन उनके हिसाब से इससे बहुत ज़्यादा हुआ. 56,000 लोग डिस्प्लेस्ड हुए. मैं 7 साल के बाद उन्होंने हमें बुलाया, मैं वहाँ गई और हमने देखा वही एग्जैक्टली जो 1984 के साथ, जो केसेस के साथ हुआ, जो इन्वेस्टिगेशंस क्लोज हुए, जो पुलिस ऑफिसर्स को प्रमोशन मिला, जो पॉलिटिशियंस को मंत्री पद दिए गए. तो ये बात फुल्का जी की सही है कि 1984 को अगर हम लोग पकड़ के अगर उस पर अगर हम उस समय कामयाब होते, तो शायद दूसरे केसेस में भी एक प्रेसिडेंट होता. तो मेरा मेन पॉइंट जो है कि दिस इज अ डीपर इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली उस रूप में नहीं देखते हैं. अभी तो एक फुटबॉल बन गया 1984 दंगे और गुजरात के 2002 की जेनोसाइड. कांग्रेस कहते हैं कि 2002 की जेनोसाइड, तो बीजेपी जवाब देती है कि 1984 में क्या हुआ. तो 1984 कभी 2002 को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, और 2002 का जेनोसाइड के आधार पर हम कभी 1984 को भूल नहीं सकते हैं. लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स के आधार पर पूरा जो डेमोक्रेसी की जो एक नियमित जो एक गारंटी होनी चाहिए वो नहीं है. तो इसलिए फुल्का जी की जो ये सुझाव है बहुत दिल से और बहुत मतलब वेल इंटेंशन सुझाव है कि ऑल पार्टी कुछ बने और ये सब करें, लेकिन फुल्का जी ये होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामला बहुत पॉलिटिकल हो गया है. और अगर हम सोचें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो इसको अपनी पॉलिटिक्स में एक हथियार बनाकर कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं होगा. लेकिन बाकी
जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो पार्टीज़ हैं जो इसको ले सकते हैं, हाँ निश्चित रूप पर उनके साथ बातचीत करके हम कैसे 1984 की न्याय के लिए किस रूप में हम वो संघर्ष कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर विचार किया जा सकता है। और जो भी हमारी तरफ से जो मदद या जो भी कदम उसमें हो सकता है, आप जानते हैं मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। तीसरी जो मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखना चाहती हूँ वो है महिलाओं की बात। और हमने देखा ये तमाम दंगों में जो महिलाओं के साथ होता है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं दादरी गई थी। ये बात ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुआ है क्योंकि जो महिला इन्वॉल्व है वो स्वयं उसको ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया जब मैं वहाँ गई थी और हमारे साथियों के साथ, कि जब ये गुंडे लोग, ये अपराधी घर के अंदर घुसे थे तो जो महिलाएं थी उनमें से एक महिला को पकड़ के उनके साथ बहुत बुरी तरह बदतमीजी के साथ यौन अब्यूज़ किया, एक बहुत ब्रूटली किया। अब वो बात छिप गई है। 2002 में जो महिलाओं के साथ रेप हुआ छिप गई, और 1984 में जो महिलाओं के साथ हुआ, जो रेप्स हुए, जो सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए, जो केसेस रजिस्टर्ड नहीं हुए, जो महिलाएं बोल नहीं सके, क्या ट्रॉमा है, क्या पीड़ा है, ये समाज को बिल्कुल अगर पता भी है तो परवाह है कि नहीं मैं नहीं कह सकती हूँ। तो इस पूरे संघर्ष में जो महिलाओं की आवाज़ है और उनका जो पीड़ा है, विधवा के रूप में, हाँ, एक बेटी जिसने अपने पिता को हारा, हाँ, लेकिन एक औरत के रूप में उस दंगे में जो उनके साथ हुआ, उसका कोई एक भी केस का, इवन है कि नहीं फुल्का जी, रेप के केस में एक भी केस में वो नहीं हुआ। हालांकि एफआईआर रजिस्टर हुए नहीं, लेकिन एफआईआर रजिस्टर हुए। गैंग रेप्स की एक तो मैं जानती हूँ, एक गैंग रेप का, त्रिलोकपुरी का गैंग रेप का, त्रिलोकपुरी ने, मनोज मिट्टा ने भी कुछ केसेस को रजिस्टर किया था, कुछ एफआईआर्स लगे थे, लेकिन देयर इज टोटल साइलेंस फ्रॉम ऑल साइड्स ऑन दैट। मैं कह नहीं सकती हूँ शायद जो विक्टिम्स हैं उनकी क्या इसमें सोच है, नेचुरली वही सेंटर में हमें रखकर ही कदम उठाना चाहिए, लेकिन ये भी है। और आखिर में मैं समझती हूँ कि जो स्टेट की अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, जो पुलिस को सज़ा देने की जो सवाल है, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज ने सबको एक साथ पूरा एग्जोनरेट किया है, उसकी लड़ाई तो लड़ी जा रही है, लेकिन आगे के लिए भी हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें कौन सी अकाउंटेबिलिटी के कानून की ज़रूरत है। अभी आज तक कम्युनल वायलेंस के खिलाफ हमारे देश में कोई कानून नहीं बना। हेट स्पीच के लिए आज कोई ठोस कानून नहीं है। हेट लिटरेचर के लिए आज कोई ठोस कानून नहीं है। अगर हम कहें कि ये देश केवल हिंदुओं के लिए है और बाकी सब अपने अपने देश में चले जाए, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि हम ऐसे भाषा को रोके, क्योंकि उस भाषा के आधार पर जो प्रोवोकेशंस होते पूरे एक फौज को, जो उसको एक सिग्नल के रूप में मानकर उस पर एक्शन लेते, केवल कोई एकेडमिक डिबेट नहीं है, ये हो रहा है और ये होगा। मैं नहीं मानती हूँ कि कानूनी सब कुछ है हमारे देश में, नहीं, नागरिक है सब कुछ, नागरिकों की चेतना सब कुछ है, नागरिकों की संगठन सब कुछ है, नागरिकों की रेजिस्टेंस सब कुछ है, वो है इस देश की भविष्य। लेकिन साथ साथ वो भी मजबूत होगा अगर हमारे पास एक ऐसे सख्त कानून हो। तो जहाँ हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ते हैं वो भी हमें करने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में अगर पार्लियामेंट चलती है
तो ये मैं गारंटी कर सकती हूँ कि हमारे सांसदों की तरफ से ये मुद्दे निश्चित रूप पर 1984 के न्याय के मुद्दे निश्चित रूप पर हमारे साथी के द्वारा और अन्य साथियों को भी हम उसमें जोड़ेंगे, हम लोग ज़रूर उठाएंगे। थैंक यू। Thank you, Brinda. Brinda, we have never accepted that it's a fight of six. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लड़ाई सबकी है। इनफैक्ट 84 का जो इशू था सबसे पहले नॉन सिक्स ने उठाया था, जस्टिस सीकरी, जस्टिस तारकुंडे, PUCL, PUDR, and you've been knowing that the very first meeting which was held within 1 week of this carnage in Delhi University was organized by our leftist friends, Kumarish, Zuhur, and only myself and another, our colleague Gyan Singh Sandhu. 2 of us were 6 speakers, all others were non-6 speakers. So this issue has been a human rights issue, the question of democratic rights, rule of law, and thank you very much for bringing that to highlight, and thank you for the assurance that you have given that your party, your colleagues, they have been doing it all the time. So still another reassurance is welcome. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ 2 ਸਪੀਕਰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਰਿੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਔਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ। ਰਾਹੁਲ ਔਰ ਮਨੋਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੀਡਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਜਸਟ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਟਾਈਮਸ, BBC ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ, ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਾਹੁਲ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ 10 ਮਿੰਟਸ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਯੂ ਲਾਈਕ। Please welcome. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਹਿੰਦੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਪੀਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਨ ਪਿੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ 1984 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਚਸ਼ਮੇ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, I don't want to go into that because it's been regurgitated. बहुत बार ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਜਾਂ 9 ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ? 11 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। 11 Now it's the 11th. ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ 1992 ਦੀਆਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਜਾਂ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦੰਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਅਬਿਜ਼ਮਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, that has completely broken down. There is no accountability, it is communalized, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ capability ਵੀ ਹੈਗੀ ਔਰ to control has been taken away by the politicians. Secondly, as Mr. Phulka said, ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਕੈਪਟੀਕਲ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਕੈਪਟੀਕਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਇਟ ਗੈਟਸ। I don't think it's going to get any better. I don't think we will, I hope that Mr. Jagdish Titler does go behind bars, but it's already been 31 years
and I am very skeptical as to whether that is actually going to take place or not. Secondly, I was unfortunate or fortunate enough journalistically to also cover the 2002 riots in Gujarat. और जो मैं गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, it was really a more polished surgical version of what took place in 1984. ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੀ modus operandi was repeated in Gujarat in 2002. Army deployment, for example. ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿਸ ਗਾਂਧੀ 31